बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर करेंगे ये भी कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर्स का। ये लेक्चर खैर नया है लेकिन ये कि कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है पिछले लेक्चर से। तो आज के लेक्चर के जो आउटकम्स हैं वो हैं, सबसे पहला हमें करना है कि हमें डिफ़ाइन करना है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक्स करेंगे। तो वन बाय वन हम करते हैं स्टार्ट, और फिर उसको इंशाल्लाह इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था सर्ज इम्पीडेंस, है ना। सर्ज इम्पीडेंस से ही आई ये चीज़, ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो सर्ज इम्पीडेंस वर्सेस सर्ज इम्पीडेंस, इसको अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सर्ज इम्पीडेंस जो हमने पहले पढ़ी थी चीज़, ये देखें, ये सर्ज इम्पीडेंस है। ये दिस इज अ सर्ज इम्पीडेंस। तो सर्ज इम्पीडेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन C। तो ये किसी ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज इम्पीडेंस अगर आपसे कही जाएगी तो आप बता देंगे कि सर्ज इम्पीडेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन C। ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो when the load impedance is equal to the surge impedance, आप क्या करें कि एक तो ट्रांसमिशन लाइन है, देखें ये आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। आप ट्रांसमिशन लाइन बनाएं यहाँ पे, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, आगे बढ़े। और ये मीडियम लाइन का मॉडल बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए, हालांकि हम पढ़ तो अभी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहे हैं। और ये आपने एक और कैपेसिटर लगा दिया। तो इस तरह से, तो इस ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पीडेंस है, जो सर्ज इम्पीडेंस है, ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन C। ठीक है ना। तो हम क्या करें कि इस ट्रांसमिशन लाइन के पे जो लोड है उस लोड की इम्पीडेंस भी हम ये लगा दें। आई बात समझ में आपके? लोड है ये और लोड की इम्पीडेंस भी हम लगा दें वही। तो जब इस किस्म की लोडिंग हो कि ट्रांसमिशन लाइन की का लोड बराबर हो ट्रांसमिशन लाइन के सर्ज इम्पीडेंस के, तो हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन इज़ अंडर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द सर्ज इम्पीडेंस देन द रिसीविंग एंड करंट, हाँ, तो फिर ये कहलाता है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो फिर उस केस में रिसीविंग एंड करंट क्या हो जाएगा? रिसीविंग एंड करंट आप निकाल लेंगे इस पर ईजीली कि रिसीविंग एंड करंट यहाँ पे आपके पास ये वोल्टेज आपको मालूम है, यहाँ पे दिस वोल्टेज इज़ VR, वोल्टेज VR है। तो करंट आपके पास क्या आएगा? ये करंट विल बी इक्वल टू IR इज इक्वल टू, ओम्स लॉ लगा दें, VR अपॉन ZC, क्योंकि यहाँ पे अभी लोड की इम्पीडेंस जो है वो सर्ज इम्पीडेंस है। तो आपके पास ये आ गया IR इज इक्वल टू VR अपॉन ZC। ये कब, किस केस में है? ये उस केस में है कि आपने लोड की इम्पीडेंस भी लगा दी है ट्रांसमिशन लाइन के सर्ज इम्पीडेंस के बराबर। तो हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को क्या कहेंगे? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL इज इक्वल टू 3 इंटू VR इंटू IR कॉन्जुगेट, जहाँ पे IR की वैल्यू आप ये लेंगे, दिस वैल्यू यू विल यूज़ इसकी जगह पे। ठीक है ना, तभी ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होगी। अगर आप IR की वैल्यू ये डालें, अगर आप कोई और वैल्यू डाल देंगे तब भी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग नहीं कहलाएगी है। तो
अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 3VR इंटू, और फिर आपने IR की वैल्यू डाल दी VR अपॉन ZC और फिर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया। अब VR इंटू VR कॉन्जुगेट हो जाएगा मोड ऑफ VR स्क्वायर, और ZC का कॉन्जुगेट ZC ही रहेगा। ZC का कॉन्जुगेट ZC कॉन्जुगेट क्यों नहीं होगा, ये मैंने सवाल भी किया आपसे, वाई। तो उसका जवाब आपको मैंने भी बताया है, उसको उसी से आप निकाल लेंगे जवाब कि आपको मालूम है कि ये बराबर है ZC बराबर है L अपॉन C के। तो L भी एक रियल नंबर है, C भी एक रियल नंबर है, तो आपके पास रियल नंबर डिवाइड बाय रियल नंबर इज इक्वल टू अ रियल नंबर, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप ये। तो इसलिए Z इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो फिर वही नंबर होगा वो, है ना। कॉन्जुगेट तो सिर्फ वक्त ही होता है जब वो इमेजिनरी, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो इसलिए इसका आंसर ये है। तो रिसीविंग, अच्छा अब हम द रिसीविंग फेज वोल्टेज जो है और लाइन वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप हम देखें तो हमें मालूम है कि क्या होता है। लाइन वोल्टेज यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाइन वोल्टेज बराबर होता है क्या, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, है ना। तो अगर आपको फेज वोल्टेज निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √3। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे VR जो है ये फेज वोल्टेज है, ये दिस इज़ अ फेज वोल्टेज, तो ये दिस इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो आपको SIL जो है इन टर्म्स, अगर आप इस लिखें, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज, ये फार्मूला तो हमने डिराइव किया पिछले पेज पे, ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला है, ये हमने दोबारा लिखा है यहाँ पे 3 मोड ऑफ V स्क्वायर अपॉन ZC। और अब अगर हम यहाँ पे VR की जगह डालना चाहें लाइन वोल्टेज तो हम यहाँ पे लिख देंगे VL डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। ये हमने जहाँ पे लिखा है √3 का होल स्क्वायर। अब ये √3 का होल स्क्वायर है, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये जो फार्मूले का 3 है ये वाला, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग का मोड ऑफ VL रेटेड स्क्वायर अपॉन ZC, ये आपके पास वाट्स में आ गया ये, ठीक है ना। तो आपके पास अगर लाइन वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज में ख्याल रखिएगा कि आपके पास ये 3 का फैक्टर वो नहीं आएगा। 3 का फैक्टर कब आएगा, 3 का फैक्टर आएगा जब आपके पास ये वोल्टेज आपके पास जो दिया हुआ होगा वो फेज़ वोल्टेज हो, तब आप यहाँ पे 3 का फैक्टर लाएंगे। अगर लाइन वोल्टेज होगा तो फिर ये 3 का फैक्टर नहीं आएगा। ये आपके पास ऐसा ही फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। लेट से आपको वोल्टेज दिया हुआ है किलो वोल्ट्स में, फॉर एग्जांपल वोल्टेज दिया हुआ है आपको 5000 वोल्ट्स, ये आपको किलो वोल्ट्स में दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे वोल्टेज आपको दिया हुआ है 5 kV। तो अगर आपको किलो वोल्ट्स में दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो क्या करेंगे आप, अगर आपके पास वोल्टेज है तो आप उसको लिख दें डायरेक्टली किलो वोल्ट्स में, यानी अगर 5000 वोल्ट्स है तो आप लिख दें 5, यहाँ पे आप 5 लिख दें इधर। तो आपने जो जाहिर सी बात है फार्मूले में तो इस तरह से नहीं है, फार्मूला तो आपका वोल्ट्स में है ना, तो आपने उसको खुद से ही डिवाइड कर दिया। तो खुद से जब डिवाइड कर दिया आपने, अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पे डिवाइड कर दिया आपने एक, तो यानी कि आपने दर हकीकत क्या किया, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड का माने यही होता है ना, और फिर यहाँ स्क्वायर भी हो रहा है ये, यानी कि ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो इसको आप अंडू करने के लिए यहाँ पे आप 10 की पावर +6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 की पावर +6 से। तो ये आपके पास एक नई फॉर्म आ गई है SIL की, कि अगर आपके पास वोल्टेज किलो वोल्ट में दिया हुआ है तो आप यहाँ डायरेक्ट किलो वोल्ट में लिख दें और डिवाइड बाय ZC, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ऑटोमेटिकली मेगावाट्स में आ जाएगा। ये समझ में आया आपके ये, ठीक है। तो ये SIL का एक और फार्मूला भी आ गया इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है ना ये कर लिया, द स्टूडेंट कैन डिफाइन सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम ये वाला करते हैं,
दूसरा आउटकम पे आ जाते हैं। द स्टूडेंट कैन डिराइव द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट फॉर अ लॉसलेस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग अ लोड इक्वल टू इट्स सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो अब हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है अगर हम ट्रांसमिशन लाइन का की जो सर्ज इम्पीडेंस है उतनी ही वैल्यू का लोड अगर हम लगा देते हैं तो हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारे पास फार्मूला था जो कि हमने काफ़ी पहले डिराइव किया था कि वी एक्स यानी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज इज इक्वल टू कॉस बीटा एक्स इंटू वी आर प्लस जे जेड सी साइन बीटा एक्स आई आर। ठीक है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए, तो हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया ये। इस तरह से आई एक्स का फार्मूला है आई एक्स इज इक्वल टू जे 1/ZC साइन बीटा एक्स वी आर प्लस कॉस बीटा एक्स आई आर। ठीक है ना, ये लॉसलेस के लिए है ये, क्योंकि जो लॉसलेस लाइन, क्योंकि जो हमने जनरल फार्मूला जो निकाला था उसमें सिंच कॉश और टेंच के फंक्शन थे, लेकिन लॉसलेस जब हमने किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई थी इस तरह से ये। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो हमने पहले डिराइव की थी। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें आई आर की जगह पे वी आर अपॉन जेड सी, इस जगह पे इस वाली वी एक्स इक्वेशन में आई आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें वी आर अपॉन जेड सी। तो हम वी आर अपॉन जेड सी कर देंगे इधर वी आर अपॉन जेड सी, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, तो ये जेड सी और ये जेड सी कैंसिल हो जाएंगे, ये जेड सी और ये जेड सी कैंसिल हो गया और ये वी आर आपके पास आ गया आई। तो आपके पास इक्वेशन आ गई वी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा एक्स, आपने वी आर कॉमन निकाल लिया बाहर, प्लस जे साइन बीटा एक्स, ये वाला वी भी आपने कॉमन बाहर निकाल लिया ये। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई वी एक्स की। ठीक है, अब आई एक्स इक्वेशन पे आते हैं। आई एक्स इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करें वी आर इज इक्वल टू आई आर जेड सी। ठीक है ना, ये यही वाला फार्मूला है जो हमने किया, ये इसके हमने इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो वी आर आ रहा है आई एक्स में, यहाँ पे हम लिख देंगे आई आर जेड सी। तो आई आर जेड सी लिखेंगे तो यहाँ पे जेड सी और जेड सी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में जेड सी आएगा और यहाँ पे जेड सी कैंसिल हो जाएगा और ये वी आर की जगह पे यहाँ पे आई आर आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप यहाँ भी आई आर कॉमन निकाल लेंगे ये। ठीक है ना, आई एक्स का क्या आ गया फार्मूला, आई एक्स इज इक्वल टू कॉस बीटा एक्स। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। और फिर यहाँ पे ये जे जेड सी और जेड सी जो कैंसिल हो चुका है, जे साइन बीटा एक्स और फिर ये आपने आई आर कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास आई एक्स की वैल्यू ये आ गई और वी एक्स की वैल्यू ये आ गई है लॉसलेस लाइन के लिए। ठीक है, जिसमें कि हमने लोडिंग की भी है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर। आगे बढ़ते हैं, बल्कि आप देख लीजिए यहाँ पे कि अब ये आगे क्या होने वाला है। ये वाली जो फॉर्म है ये, और यहाँ भी ये वाली जो फॉर्म है ये दोनों आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ऑयलर आइडेंटिटी जो है, जिसको गलत कुछ लोग यूलर कहते हैं, ऑयलर आइडेंटिटी के तहत आप कर सकते हैं कन्वर्ट उसको। वो क्या है आपको पता है ये कि ई की पावर जे थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये ऑयलर आइडेंटिटी है ये, इस आइडेंटिटी को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं ये। तो आपके पास ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी ये। तो यूजिंग ऑयलर आइडेंटिटी द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज वी एक्स कैन सिंपली बी रिटन वी आर इंटू ई की पावर जे बीटा एक्स। ठीक है ना, ये आपके पास ये आ गया, ये वी आर तो ये आ गया यहाँ पे, जो ये वी आर है ये वी आर आ गया इधर, और इसके बाद ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये आपने ऑयलर की मदद से, ऑयलर आइडेंटिटी की मदद से आपने इसकी जगह पे लिख दिया ई की पावर जे थीटा। यहाँ पे थीटा जो है बी एक्स है, तो ये ई की पावर जे बी एक्स। इस तरह से आई एक्स हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू ये आई आर आ गया, ये वाला आई आर आ गया, और फिर ये पूरी की पूरी चीज़ आ जाएगी ई की पावर जे थीटा, वे थीटा इज इक्वल टू बी एक्स। तो आई आर ई की पावर जे बीटा एक्स। तो ये आगे बाद बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशंस आ गई हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, जिसमें कि आपने लोडिंग की हुई है। लोडिंग इज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग।
तो आपने क्या देखा इन इक्वेशन में कि आप सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशंस कि आपके पास वी एक्स एंड आई एक्स आर कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट है ये, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमने पहले जो फार्मूले पढ़े थे उसमें वी एक्स के साथ एक और टर्म आती थी, एक्सपोनेंशियल टर्म ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आता था ई की पावर जे। तो यहाँ पे इस तरह की कोई टर्म नहीं है ना, लॉसलेस लाइन। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये दिस इज़ वी एक्स इज़ कांस्टेंट, वी एक्स का जो है ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस तरह से आई आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाली टर्म जो थी ये टर्म एक्स के साथ ये चेंज होती थी, एक्सपोनेंशियल टर्म थी ये। लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए वी एक्स एंड आई एक्स आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन अ लॉसलेस लाइन विथ लोडिंग इक्वल टू द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि जब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग किया आपने तो आपके पास जो वी एक्स और आई एक्स की वैल्यू आई है वो कांस्टेंट आई है। और इसके बाद सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में आप ये ख्याल रखें कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो डिटरमिन करते हैं उसमें यह अजम्पशन होता है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है। ये आपको बता चुका हूँ मैं कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है इज़ अ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के मानी क्या हुआ ये कि ये रेजिस्टिव है ये, ठीक है ना। ये मैंने बताया था ना भी आपको, ये z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन सी। तो l भी रियल है, c भी रियल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर विल बी अ रियल नंबर, तो z विल बी अ रियल नंबर। z बराबर होता है r प्लस जे एक्स के। तो ये जे एक्स जो है इसमें ये इमेजनरी होता है, ये वाला x वाला पार्ट, जो इसमें आपके पास इमेजनरी नंबर आया ही नहीं है, r है ये, तो इसका मतलब कि ZC जो है इज ऑलवेज अ रियल नंबर। और SIL की जो रेंज होती है वो होती है 150 मेगावाट होती है फॉर 230 kV लाइन, और अराउंड 2000 मेगावाट होती है फॉर 765 kV लाइन। तो ये तो काफ़ी कम है ये। तो ये आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग जो होती है इज़ एक्चुअली मच ग्रेटर देन इट्स SIL। SIL एक पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन आप लोडिंग जो उसकी करते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। 230 kV की लाइन में 150 मेगावाट तो बहुत कम है ना, तो उसकी लोडिंग कहीं ज़्यादा होती है इससे। लेकिन इसका सिर्फ पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन का कि उसका जो है SIL रेटिंग क्या है। इस तरह से 2000 मेगावाट के लिए 765 kV लाइन के लिए 2000 मेगावाट काफ़ी कम है ये, तो इसकी भी ये SIL रेटिंग है ये, इसकी जो एक्चुअल लोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने अब क्या कर लिया, रिव्यू कर लेते हैं। हमने ये भी कर लिया सेकंड वाला, द स्टूडेंट कैन डिराइव द इक्वेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट फॉर अ लॉसलेस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग अ लोड इक्वल टू इट्स सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। लॉसलेस लाइन है ये और उसका लोड जो है ये वो लोड बराबर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के, और लाइन है लॉसलेस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो आपने इसके वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन जो है ये डिराइव कर ली, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं थर्ड पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये सर्किल डायग्राम पे। ये सर्किल डायग्राम में आपको काफ़ी डिटेल में नहीं कराऊंगा, लेकिन यह है कि आपको बहरहाल इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा क्या है ये। तो आपको सर्किल डायग्राम पे अब हम आते हैं। अच्छा, अब देखें कि जो 2 पोर्ट नेटवर्क है वो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होती है, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR एंड IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। ये होती है 2 पोर्ट नेटवर्क इक्वेशन जो है वो। इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें, यानी अगर इस इक्वेशन को लें और इसको हम रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप यहाँ पे IR को अलग कर लें, IR विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS माइनस AVR अपॉन B, है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो IR आपके पास हो गया VS माइनस AVR अपॉन B। अब आपके पास जो AVR है, अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं A की वैल्यू जो है ये है A मोड ऑफ A एंगल थीटा A। इस तरह से B है मोड ऑफ B एंगल थीटा B, और VR को हम रेफरेंस लेंगे तो हम कहेंगे VR यानी कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज वो है VR मोड ऑफ VR एंगल 0, और ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज हम कहेंगे मोड VS एंगल डेल्टा। तो ये आप याद रखिएगा अभी,
ठीक है ना, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड ए है, एंगल थीटा ए, बी का मैग्नीट्यूड बी है, एंगल थीटा बी, वी आर का एंगल 0 है, मैग्नीट्यूड वी आर है, वी एस का मैग्नीट्यूड वी एस और एंगल डेल्टा है। तो हम यहाँ पर आई आर के अंदर ये हम इन चीज़ों को फुल फॉर्म में लिख देंगे। हमने यहाँ पे क्या कहा था, आई आर इज इक्वल्स टू वी एस माइनस ए वी आर। तो वी एस की जगह लिख देंगे हम क्या, मोड ऑफ वी एस एंगल डेल्टा, ठीक है ना, ये आपके पास वी एस हो गया, मोड ऑफ वी एस एंगल डेल्टा माइनस क्या था, माइनस ए वी आर। तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, मोड ऑफ ए एंगल थीटा ए, ठीक है ना, और वी आर की जगह क्या लिखेंगे आप, मोड ऑफ वी आर एंगल 0। तो ये आ गया आपके पास इधर ये ए मोड ऑफ ए एंगल थीटा ए और मोड ऑफ वी आर एंगल 0। और फिर डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर बी है, तो बी का क्या है, मोड ऑफ बी एंगल थीटा बी। तो आपके पास डिनोमिनेटर में मोड ऑफ बी एंगल थीटा बी, ये आ गया आपके पास। अब इसको आप अलग कर लें, डिनोमिनेटर के दोनों का अलग अलग ब्रेक कर लें ये, तो आपके पास पहली टर्म हो जाएगी वी एस एंगल, और ये आपके पास थीटा है ये, और थीटा क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में क्या आपके पास डेल्टा, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है, थीटा बी है ये, तो थीटा बी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस थीटा बी हो जाएगा ये, और मोड ऑफ बी नीचे रह जाएगा ये माइनस, उसके बाद ये पूरी टर्म आ जाएगी ए, और फिर इसके बाद वी आर आ गया, दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए, और एंगल क्या है थीटा, और ये तो 0 है तो कुछ भी नहीं होगा, थीटा ए, और फिर नीचे से जब थीटा ऊपर आएगा तो ये बी माइनस हो जाएगा ये, तो एंगल थीटा ए माइनस थीटा बी, ये हो गया आपके पास डिवाइड बाई वी, ठीक है ना, क्लियर है आपको यहाँ तक, ये आपने कर लिया। ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आई आर आया है, दिस इज आई आर। अब ने क्यों किया इसको, आई आर को निकाला है ये, अब हमने इसलिए निकाला है कि हम फिर ये निकालेंगे एस निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि एस 3 फेज एस बराबर होता है 3 इंटू वी आर इंटू आई आर कॉन्जुगेट। अब आई आर अपने ऊपर निकाला है, ये दिस होल इज आई आर, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका एंगल चेंज कर देंगे, तो थीटा डेल्टा का एंगल माइनस हो जाएगा और थीटा का एंगल जो प्लस हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे आपने लिख दिया ये थीटा बी माइनस डेल्टा, ठीक है ना, ये वाला आप देखें आप, ठीक है, यहाँ से आया ये, और इस तरह से थीटा ए माइनस थीटा बी, इसका भी आपने कॉन्जुगेट जब लिया तो ये थीटा बी माइनस थीटा ए हो गया ये, है ना, आपने लिया एस लिया, एस इज इक्वल टू 3 वी आर को आपने लिखा वी आर इज इक्वल टू मोड ऑफ वी आर एंगल 0, और फिर आई आर कॉन्जुगेट की जगह पे पूरी ये चीज़ आपने ऊपर से नीचे लिख दी। एस का कॉन्जुगेट के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि एंगल आपने इनकी वैल्यू को चेंज कर दिया आपने। अगले इसमें स्टेप में आ जाएं तो आपके पास ये हो गया इज इक्वल टू 3 वी एस इंटू वी आर अपॉन बी, ठीक है ना, इसको आप अंदर ले गए ब्रैकेट के, तो ये हो गया वी एस इंटू वी आर अपॉन बी, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा बी माइनस डेल्टा, ठीक है ना, क्योंकि इस वी आर का एंगल तो 0 है इसलिए यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एंगल रहेगा ये माइनस, और फिर आप 3 वी आर एंगल 0 को मल्टीप्लाई करें इस चीज़ से, तो वी आर इंटू वी आर मोड ऑफ वी आर स्क्वायर हो जाएगा ये 3a मोड ऑफ वी आर स्क्वायर, और ये b आ जाएगा ये एंगल थीटा b माइनस डेल्टा, ठीक है ना, ये आपके पास चीज़ आ गई है, क्लियर है आपको यहाँ तक। तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया ये फिगर 7, आप में देखें फिगर 7 में हमने इसको प्लॉट किया है ये, ठीक है, और फिगर 8 में भी हमने इसी चीज़ को दोबारा दिखाया है, लेकिन ओरिजिन शिफ्ट कर दिया ये। तो आप देखें पहले यहाँ पे फिगर 7 देखने से पहले कि s बराबर है किस चीज़ के, s बराबर है 2 समझ लें फेजर्स के, एक फेजर ये है, ठीक है, एक फेजर ये है और एक फेजर ये है, माइनस है, दोनों के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है ना। तो इस फेजर में से माइनस करें ये वाला फेजर तो आपको s मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमने ये 3 फेज है, हमने सिंगल फेज को प्लॉट किया हुआ है ताकि 3 का फैक्टर नहीं आना आए यहाँ पे। तो ये देखें आप यहाँ पे ये है आपके पास इधर, तो ऐसा ही है, आपने देखा यहाँ पे कि ये वाला फेज़र और ये वाला फेज़र जो है ये तो ऐसा ही है, और ये वाला फेज़र ये आपके पास वी एस वी आर अपॉन बी, ठीक है ना। इस वाले फेज़र में
से आप इस वाले फेज़र को माइनस करेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे, है ना, वी एस मोड ऑफ वी एस इंटू मोड ऑफ वी आर अपॉन बी से माइनस, क्योंकि ये दोनों मिल के बराबर है ना इस वेक्टर के, ये सम है ये, तो माइनस मोड ऑफ ये वाला है, ये लिख रहा हूँ मैं, वी आर स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है ना। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एस के। यहाँ पे ये एंगल भी लिख दें, क्योंकि इसका एंगल क्या है, ये इसको लिख देता हूँ इस तरह से, एस एंगल, इसका जो भी एंगल है इसका ये बराबर है, और ये यहाँ पे भी इसका जो एंगल लिखना होगा ना, इस वाले का एंगल क्या है, इस वाले का एंगल है, इस वाले का एंगल है, देखें, थीटा बी माइनस डेल्टा, और इस वाले का एंगल क्या है, इस वाले का एंगल है थीटा बी माइनस थीटा ए, है ना, यही लिखा है हमने जब यहाँ पे लिखा था, पिछली वाली चीज़ यही देखें ना, यही चीज़ लिखी है, वी एस वी आर अपॉन बी एंगल थीटा बी माइनस डेल्टा माइनस ये चीज़ वी एस वी आर अपॉन बी एंगल थीटा बी माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर, ये देखें, माइनस ए वी आर स्क्वायर अपॉन बी थीटा बी माइनस थीटा ए, थीटा बी माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाया है, ये आपको क्या चीज़ है, एस मिल रहा है आपको। तो ये आपके पास, इसको हमने प्लॉट कर दिया, ये एस को आपको शो किया है यहाँ पे। ये प्लॉट तो खैर ठीक है, इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बनता है जब इसको हम चेंज करते हैं इस तरह से, यानी ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। ओरिजिन देखें यहाँ पर है, ये दिस इज़ द ओरिजिन हियर। इस ओरिजिन को हम अगर उठा करके यहाँ पे ले जाएं, इस एस के पास ले जाएं इधर, तो क्या हो जाएगा, इस फिगर में ये देखें, ये हो जाएगी। इस ओरिजिन को हमने यहाँ से पहले देखें, ओरिजिन यहाँ पर था, ये ओरिजिन था इधर, इस ओरिजिन को उठा के हम यहाँ ले आए इस जगह पे, देखिए, बाकी इस पूरी फिगर में कुछ भी नहीं किया है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी लिखी हुई हैं। ये आपके पास एस है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना वी आर इंटू आई आर, ये ऐसे ही है आपके पास ये। तो ये आपके पास ये फिगर आ गई इस तरह से। अब इस फिगर का जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये एक्चुअली सर्किल डायग्राम इसी को कहते हैं ये, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हम देखा कि फिगर 8 में जो है ये, इसको हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया ये, ठीक है, ये है, ये हमने इसको ओरिजिन शिफ्ट कर दिया ये। बाकी सारी वही वैसी फिगर है, फिगर 8 जो है फिगर 7 की तरह से, सिवाय के ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया ये, ठीक है। तो फिगर 8 इज़ कॉल्ड द रिसीविंग एंड पावर सर्किल डायग्राम, इसको हम सिंपली सर्किल डायग्राम भी कहते हैं। ये रिसीविंग एंड का पावर सर्किल डायग्राम है ये। इसको अगर हम डिकम्पोज कर दें इसके रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट में, एस को, इस एस को, है ना, ये एंगल है, तो इसको रियल पार्ट है, हो जाएगा कॉस ऑफ, यानी इस होल थिंग 3 वी एस इंटू वी आर अपॉन बी, और फिर कॉस ऑफ थीटा बी माइनस डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ कॉस आ जाएगा, ये इमेजिनरी में साइन हो जाएगा। तो ये आपके पास P जो है, जो कि रियल पार्ट है इसका, ये बराबर हो जाएगा 3 वी एस वी आर अपॉन बी कॉस ऑफ थीटा बी माइनस डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल था, यहाँ पे आपने इसके साथ जो है इधर, यहाँ पे अपने कॉस और इस एंगल का कॉस ले लिया आपने, और आपने यहाँ भी इस एंगल का कॉस ले लिया, ठीक है ना। ये आपने इस एंगल का कॉस आ गया, ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट रिएक्टिव पावर जो है, वही चीज़ें आपने ऊपर जो लिखी है इसके साथ आपने साइन ले लिया, तो यहाँ के पास रिएक्टिव पावर आ गया ये। तो इस तरह से आपके पास ब्रेकअप हो गया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में आपने कर लिया ये। मैक्सिमम पावर कब होगा, मैक्सिमम पावर उस वक्त होगा जब आपके पास ये वाला एंगल थीटा बी माइनस डेल्टा ये 0 हो जाए, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन को, इसमें आप मैक्सिमम पावर कब होगा, ये दो चीज़ों का डिफरेंस है ये। तो पहली वाली टर्म अगर बड़ी हो जाए, जितनी बड़ी हो सकती है, तो आपके पास ये चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी ये। तो ये इसमें कॉस वाली टर्म आप कब सब मैक्सिमम होगी, कॉस वाली टर्म मैक्सिमम इस वक्त होगी। कॉस मैक्सिमम कब होता है, 0 पे होता है ना, नहीं थीटा बी माइनस डेल्टा
ये 0 हो जाए, तो ये वाली पहली टर्म बड़ी हो जाएगी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे कहा ये कि जो थीटा बी माइनस डेल्टा जो है ये 0 हो जाए, दिस थिंग विल 0। तो आपके पास ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर विल बी इक्वल टू 3, ये चीज़ आपके पास आ गई कॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपके पास कॉस ऑफ 0 1 हो गया ये, तो आपके पास ये 3vs अपॉन 3vs आपके पास ये आ गया, ठीक है ना, 3vs vr अपॉन b, और उसके बाद की दूसरी टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म एज इट इज़ आ गई आपके पास, ये वाली टर्म जो है ये, ठीक है ना। तो ये आपके पास मैक्सिमम पावर है ये। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, फिगर 8 को, जिसको हम सर्किल डायग्राम कहते हैं। इसमें आप देखें कि पोजीशन ऑफ एन ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ये देखिए आप, ये एन है ना यहाँ पे ये तो पोजीशन ऑफ एन ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, आप यहाँ देखें, ये इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, इस लाइन की। तो इसमें आप देखेंगे कि पोजीशन ऑफ एन जो है ये आपके पास ये डिपेंड कर रही है ओनली ऑन वी आर, ठीक है ना। ये आपने देखा ही है कि पोजीशन ऑफ एन जो है ये इट्स ओनली डिपेंडेंट आप ऑन, ये आप यहाँ पे देखें, है ना। तो यहाँ पे ए है कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये वी आर है ये, तो वी आर पे ये डिपेंड कर रहा है एन जो है ये, इस जगह से दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वी आर, एन की वैल्यू जो है ये सिर्फ वी आर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। और क्या चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है, डिस्टेंस बिटवीन एन एंड के, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखें, ये एन है और ये के है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इस पे ये इसके बराबर है ये, तो ये किसके बराबर है, वी एस अपॉन, सॉरी वी एस इंटू वी आर अपॉन बी। तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस जो है एन और के ये डिपेंड करता है वी एस अपॉन वी एस और वी आर पे, इन दो पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। ये भी देख लिया हमने कि डिस्टेंस बिटवीन एन एंड के जो है ये डिपेंडेंट है वी एस एंड वी आर पे, और डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड के ये किस पे डिपेंडेंट है, ये 0 और के ये डिपेंडेंट है वी आर और आई आर पे, ठीक है ना। ये चीज़ देखिए हमने, ये अभी क्यों तीन सारी ऑब्जर्व कर रहे हैं ये देखें, इसको हम आगे चल के अभी हम इसको इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ये। तो ये आपने चीज़ें देखी है आपने, ठीक है ना। तो हमने क्या तीन चीज़ ऑब्जर्व करी कि एन की पोजीशन, एन का जो पोजीशन है वो डिपेंडेंट है ओनली अपॉन वी आर, एक चीज़ ये। फिर डिस्टेंस बिटवीन एन एंड के जो है ये इस पर, और ये 0 एंड के जो है वो वी आर एंड आई आर पे। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई चीज़ याद करने की नहीं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि एन की पोजीशन जो है वो स्पेसिफिक वी आर पर है, एन और के की जो डिस्टेंस है ये वी एस वी आर पर है, और 0 और के जो है ये वी आर और आई आर पे डिपेंडेंट है, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अब देखें आप, अब अगर वी आर कॉन्स्टेंट है, जब वी आर कॉन्स्टेंट ही रखेंगे, वी आर अगर कॉन्स्टेंट है और आई आर को आप वेरी करें तो क्या होगा, आई आर को आप वेरी करें, वी आर इज कॉन्स्टेंट और आई आर को आप वेरी करें, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि यहाँ पे वी आर कॉन्स्टेंट है और आई आर को आप चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो आप देखें कि ये डिस्टेंस जो है क्या चेंज होगा, क्या ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, एन और के वाला डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने वी आर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, इसमें वी एस है, वी आर और बी है ये। तो इसका मतलब ये लाइन एन और के तो ऐसी के ऐसी रहेगी, इस पर कुछ भी नहीं होगा। इस लाइन को देखते हैं, इस पर कुछ असर पड़ेगा क्या। अब आपने वी आर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, आई आर को आप चेंज कर रहे हैं, तो ये देखें ये लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ये होना चाहिए ना, ये लाइन लंबी हो जाएगी ये। लेकिन क्या ये लाइन लंबी हो सकती है क्या, क्योंकि अगर ये लाइन लंबी होगी तो इस लाइन को भी तो लंबा होना पड़ेगा ना, ये वाली एन के को। लेकिन ये तो लंबी नहीं होगी, क्योंकि इसका ये तो डिपेंड कर रही है वी एस वी आर पे, और वी आर कॉन्स्टेंट है ये, तो इसका मतलब ये लाइन तो इतनी ही रहेगी ये। तो इसका मतलब क्या होगा
कि अब इसको तो लंबा होना है क्योंकि आपने इसको आई आर को बढ़ा रहे हैं आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, और इसको कांस्टेंट रहना है, ये मूव करेगा इसको लंबा होने के लिए 0 के इस सर्किल पे, ये मूव करेगा इस तरह से, इधर ये मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी आ जाएगा ये 0 के जाइए इधर फॉर एग्जाम्पल, ये कहीं भी इधर कहीं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कहीं भी कहीं मूव हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू होगा क्या, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एन के की, तो यानी एक तरह से सर्किल बन जाएगा, इसलिए इसको सर्किल डायग्राम कहते हैं। तो ये सर्किल बन जाएगा, इसी वैल्यू पर ये मूव करेगा ये, ताकि एन के कांस्टेंट रहे, और ये वाली वैल्यू जो है 0 के, ये जो चाहे वैल्यू इख्तियार कर ले इस सर्किल के अंदर ये, तो इसकी वैल्यू जो है 0 के दरमियान वही वैल्यू इख्तियार कर सकता है जो कि सर्किल के ऊपर आती है ये, ठीक है ना। तो वी आर कॉन्स्टेंट है और आई आर को अगर आप वेरी करेंगे तो क्या होगा, 0 के जो है ये चेंज करेगा बाय फॉलोइंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सेंटर इज एट एन एंड रेडियस इज इक्वल टू एन के, ठीक है ना। ये बात समझ आई आपको। तो अब आपको समझ आया कि ये अगर आप बढ़ाएंगे आई आर को तो ये लाइन जो है ये बढ़ के इतनी नहीं हो जाएगी ये, बल्कि ये लाइन जो है ये महदूद है, क्योंकि इस लाइन को कांस्टेंट रहना है, इस लाइन को एन के को, तो इसलिए ये 0 के जो है ये इस सर्किल पे ही मूव कर सकती है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ें। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। वी आर कॉन्स्टेंट, वी आर कॉन्स्टेंट ही रहेगा है ना, बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कोई, लेकिन चलें ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंट है और बोथ आपने बोथ आपने आई आर और वी एस इन दोनों को चेंज कर दिया आपने, इन दोनों को आप वेरी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, आई आर और वी एस दोनों चेंज कर रहे हैं, तो आई आर और वी एस ये दोनों चेंज कर रहे हैं। वी आर तो कांस्टेंट है ना, वी आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो आई आर और वी एस दोनों को आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखें क्या होगा, यहाँ पे आपने आई आर, यहाँ पे आई आर वी एस दोनों चेंज कर रहे हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल चेंज किया वी एस को, तो आपने वी एस चेंज किया है, देखें तो यह यहाँ पे जब वी एस चेंज किया तो ये वाली लाइन जो है एन के जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, वी एस वी आर अपॉन बी। तो जो आपने वी एस चेंज किया तो ये लाइन तो अब बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब कि अब ये सर्किल जो है ये नहीं हो सकता, ये नया सर्किल बनेगा जिसका कि रेडियस हो जाएगा बराबर होगा नया वी एस, जो नया आपके पास वी एस आया है इंटू वी आर अपॉन बी। तो ये आपके पास एक नया सर्किल बन जाएगा इधर, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया है, आई बात समझ में ये। तो ये आपने जब वी एस चेंज किया तो आपके पास क्या हुआ, नया सर्किल बन गया। और फिर आप क्या करें, आई आर भी चेंज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आप आई आर चेंज करेंगे तो आई आर अब इस नए सर्किल पे मूव करेगा, ये जो नया सर्किल बनाया है इस सर्किल के ऊपर ये आई आर जो है ये चेंज कर सकता है, जैसे पुराने सर्किल पे हो रहा था ना ये, इस तरह से ये। तो बस समझ आइए आपको, अगर आप आई आर और वी एस दोनों चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वी एस चेंज करेंगे आप एक नया सर्किल बन जाएगा जिसका कि रेडियस होगा नया वाला वी एस इंटू वी आर तो कांस्टेंट है अपॉन बी, और उसके बाद फिर आई आर आप चेंज करेंगे तो आई आर अब इस नए सर्किल के ऊपर जो है ये वैल्यूज देता रहेगा ये, ठीक है ना। तो इफ़ वी आर इज कांस्टेंट बोथ आई आर एंड वी एस आर वेरी, तो 0 के चेंजेस बाय फॉलोइंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यू सर्किल, एक नया सर्किल बन जाएगा, उस सेंटर इज एट एन एंड रेडियस इज इक्वल टू एन के न्यू, जो नया आपके पास आया है ये रेडियस, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद हम एक और केस कर लेते हैं, ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसी वाले केस का सब केस कह लें कि वी आर इज़ कॉन्स्टेंट एंड बोथ आई आर एंड वी एस आर वेरी, जैसे ऊपर हो रहा है, लेकिन पी आर को आप अलाउ नहीं कर रहे चेंज होने से। पी आर आप कह रहे हैं कि ये वही रहेगा जो उसकी वैल्यू है, पी आर चेंज नहीं होगा। तो अब क्या होगा, ये एक स्पेशल केस हो गया ये। देखें पी आर क्या है, पी ये आपके पास ये वाली जो लाइन है ये एस है ना, ठीक है ना, एस, ये एस इज इक्वल टू वी आर इंटू आई आर है ना, ये एस है ये। तो इस लाइन का जो ये है जो एक्स कंपोनेंट है ये पी है ये, और इस लाइन का जो वाई कंपोनेंट है वो क्यू है ये। तो आप क्या कह रहे हैं कि इसका ये वाला जो पार्ट आप कह रहे हैं ये यही रहे, ठीक है ना। थोड़ी सीधी लाइन बना लूँ, सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि ये, सॉरी,
कि ये जो है इसमें ये वैल्यू जो है ये इसमें चेंज ना हो, ये यानी कि ये इस पर है, ये है ना। ये आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये पी आर, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास पी है ना, पी आर है। तो ये चेंज ना हो, तो ये पुराना वाले केस है। लेकिन आप क्या वो क्या हो रहा है, जैसे आप आई आर वी एस चेंज कर रहे हैं तो नया सर्किल बना, जैसे पहले मैंने बताया आपको, ठीक है। तो नया सर्किल बना, लेकिन आपके पास जो आई आर की जो वैल्यू है वो आपके पास वो आपके पास इधर ही आएगी। ये आपके पास इस नए सर्किल में यहाँ पे आपके पास आई आर आएगा, क्योंकि आप देखें ये जो है ये लाइन जो इस तरह से आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये लाइन जो बनी है, तो ये आपके पास जो आई आर की वैल्यू है ये इस सर्किल पे सिर्फ इसी जगह पे आएगी, ठीक है। ये बात समझ आई आपके ये। तो ये यहाँ पे कहने का मकसद है कि ये अब आपके पास जो है आई आर, जो आपने उसको लिमिट कर दिया ना, तो अब ये सर्किल पे जो है ये कहीं नहीं घूमेगी, बल्कि इस तरह से घूमेगी, इसी जगह पे आएगी कि इसका जो रियल कंपोनेंट है वो इस पी आर के बराबर हो, ये ठीक है। तो ये स्पेशल केस हो गया ये, ठीक है ना। तो वी आर इज कांस्टेंट एंड बोथ आई आर एंड वी एस आर वेरीड, और पी आर जो आप कह रहे हैं कि नॉट अलाउड टू वेरी। तो ये आपके पास ये वाला मैंने बता दिया अब आपको कि आपके पास एन के जो है ये बिकम्स अ सर्किल बन जाएंगे आपके पास बहुत सारे सर्किल, जैसे जैसे आप वी एस की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, हर वी एस की वैल्यू के लिए आपके पास सर्किल बनते जाएंगे आपके पास। और ज़ीरो के जो है वो कहाँ होगा सर्किल में, वो आपके पास सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन में ही जा सकता है ये, क्योंकि आपके पास पी आर आपको कांस्टेंट रखना है ये, ठीक है ना। तो हर सर्किल में वो कहीं भी नहीं जाएगा, बल्कि वो ऐसा उसी जगह पे आएगा जहाँ पे के पी आर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमने ये वाला भी ऑब्जेक्टिव कर लिया आज के लेक्चर का, ठीक है। सर्किल डायग्राम का आपको आगे बनाना, और जब वेरी करते हैं वी एस वी आर एंड आई आर, तो आपने इसकी वेरिएशन भी देख ली कि कैसे चेंज होती है। और फिर हम आखिरी इस पे आ जाते हैं ये कि रियल एंड रिएक्टिव पावर जो है वो एक लॉसलेस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का कैसे मालूम करते हैं ये। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एक लॉसलेस लाइन के लिए हमारे पास एक इसके बराबर होता है, लॉसलेस लाइन के लिए ए बराबर होता है कॉस ऑफ बीटा एल, ठीक है ना। तो यानी रियल नंबर है ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा ये। तो इसलिए आप कहेंगे कि ए एंगल थीटा ए इज इक्वल टू कॉस बीटा एल एंगल ज़ीरो, ठीक है ना। हम लॉसलेस के स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमें मालूम था कि लॉसलेस लाइन में बी किसके बराबर होता है, बी बराबर होता है जे जेड सी साइन बीटा एल। तो आप क्या कहेंगे कि बी एंगल थीटा बी क्या हो जाएगा, जे की वजह से क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है ये 90 हो जाएगा ये। तो आप कहेंगे कि बी एंगल थीटा बी इज इक्वल टू जेड सी साइन बीटा एल एंगल 90, इस जे की वजह से आपने इसको लिखा है इस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बी क्या हो गया आपके पास लॉसलेस केस में, थीटा बी इज इक्वल्स टू 90, और थीटा ए क्या हो गया, ज़ीरो आया ये। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हमने अभी पीछे डिराइव किए थे सारे, ये सब जो हैं ये थीटा बी थीटा ए ये सब के सब जो है यहाँ पे ये सारे जो आपके एंगल थे ये आपके पास आसान हो गए। थीटा बी क्या हो गया, थीटा बी ज़ीरो हो गया, सॉरी थीटा बी आपके पास क्या हो गया, थीटा बी 90 हो गया, और थीटा ए क्या हो गया, थीटा ए ज़ीरो हो गया लॉसलेस केस में, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें ये, तो आपके पास पी क्या है, 3 वी एस वी आर अपॉन जेड सी साइन बीटा एल कॉस ऑफ क्या था यहाँ पे, थीटा बी माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे थीटा बी की जगह पे आपने 90 लिख दिया, और यहाँ पे ये क्या था कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या था ये थीटा बी माइनस थीटा ए था ये, ठीक है ना, यही था ना। देखें ये थीटा बी माइनस थीटा ए है ना, या यहाँ देख लें थीटा बी माइनस थीटा ए, और यहाँ थीटा बी माइनस डेल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा बी माइनस थीटा ए क्या हो जाएगा, थीटा बी 90 माइनस ज़ीरो, तो कॉस ऑफ 90 क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी,
और आपके पास ये कॉस ऑफ 90 माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ डेल्टा। तो आपके पास ये आपके पास आ गया फॉर्मूला लॉसलेस लाइन में पावर का, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्यू पे आ जाएं, तो क्यू आपके पास बराबर है किसके, क्यू आपके पास बराबर है वही चीज़ जो है, जो पी था वहाँ पे खाली कॉस था, यहाँ पे साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही है। तो आपने थीटा बी की जगह पे क्या लिखा 90 और डेल्टा आगे ऐसे आ गया, फिर यहाँ थीटा बी की जगह पे 90 और थीटा ए की जगह पे 0। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा, और ये साइन 90 माइनस 0, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास फार्मूले आ गए उसके क्यू के और पी के, ये ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है ना। ये आपने समझाया ना, ये पूरी चीज़ क्या हो गई है, साइन ऑफ 90 1 हो गया ना, तो आपके पास ये पूरी चीज़ ऐसे गायब हो गई है, तो ये आपके पास ये आ गया खाली। और अब एक स्लाइड और कर लें। ये फार्मूले हमने सारे के सारे लिखे हैं किसमें, ये इन टर्म्स ऑफ हमने लिखे हैं, ये वी एस वी आर क्या है, ये फेज़ वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। इन फार्मूलेस को अगर हमको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेजेस में, तो हम क्या करेंगे, पी का फार्मूला क्या है आपके पास, पी का फार्मूला है 3 वी एस वी आर, ऊपर न्यूमरेटर में वी एस वी आर है ना, तो वी एस वी आर की जगह पे आप लिख देंगे लाइन टू लाइन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइन टू लाइन डिवाइड बाई √3, और फिर वी आर के लिए लिखेंगे लाइन टू लाइन डिवाइड बाई √3, और ये 3 आ गया फार्मूले का। तो ये 3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा। यानी अगर आप लाइन टू लाइन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 3 का फैक्टर गायब हो गया ये। इस तरह से क्यू आपके पास क्या आया था, क्यू आपके पास ये आया था 3 वी एस वी आर ना, ये फेज़ वैल्यूज़ हैं, तो फेज़ वैल्यूज़ की जगह आप लाइन वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ये लाइन वैल्यूज़ अपॉन √3, फिर वी आर अपॉन √3, यहाँ भी आपके पास वी आर, यहाँ पे वी आर स्क्वायर है ये, तो वी आर लाइन टू लाइन का फिर √3 और फिर इसको स्क्वायर ये, तो ये √3 का स्क्वायर 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। इसी तरह से ये भी √3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर भी यही हुआ है 3 है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ये लाइन टू लाइन में इस तरह से, यानी कि 3 का फैक्टर जो है ये गायब हो गया ये, ठीक है ना। तो ये भी हमने लास्ट वाला भी ऑब्जेक्टिव कर लिया, आउटकम आज के लेक्चर का, कि द स्टूडेंट कैन डिराइव द रियल एंड रिएक्टिव पावर इक्वेशंस फॉर अ लॉसलेस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉसलेस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रियल एंड रिएक्टिव पावर की इक्वेशन भी हमने डिराइव कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।